गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पी ब्लॉक में मैंने लास्ट क्लास में ग्रुप 16 का डिस्कशन स्टार्ट किया था और ग्रुप 16 के डिस्कशन में जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं उन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। ठीक है, तो अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं एनसीईआरटी से। आप एनसीईआरटी निकालो। एनसीईआरटी में देखो एनसीईआरटी में हमने अब तक अकरेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिस्कशन को कंप्लीट कर दिया। ये जो एक सॉल्ट एग्जांपल गिवन है, ये एग्जांपल आयनाइजेशन एंथैल्पी पे बेस्ड है और आपको पता है। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो बोले सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर गिवन इन टेबल 7.6। टेबल की पूरी एनालिसिस हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके। ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम मेटलॉइड्स, वेयर एज पोलोनियम इज अ मेटल। ठीक है, तो ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है, उसके बाद सेलेनियम और टेल्यूरियम जो है वो मेटलॉइड है और पोलोनियम मेटल है। पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव एंड इज शॉर्ट लिव्ड, हाफ लाइफ 13.8 डेज। तो पोलोनियम के बाद, पोलोनियम और उसके आगे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं। पोलोनियम का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ये है कि पोलोनियम सैंपल को यूज किया था रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए। जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था, वहां पे पोलोनियम को यूज किया था। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के सोर्स के फॉर्म में। तो पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव एंड इज शॉर्ट लिव्ड, हाफ लाइफ 13.8 डेज है। ऑल दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट एलोट्रॉपी। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सब एलोट्रॉपी दिखाते हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट एलोट्रॉपी। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज करता है। The large difference between the melting and boiling point of oxygen and sulfur may be explained on the basis of their atomicity। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप ऑक्सीजन और सल्फर को देखो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डेटा, तो ऑक्सीजन का 55 केल्विन है और सल्फर का 393 केल्विन है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है मेल्टिंग पॉइंट में भी और बॉइलिंग पॉइंट में भी। तो ये डिफरेंस जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का है वो इनके एटॉमिसिटी के बेसिस पे एक्सप्लेन होता है। ऑक्सीजन जो है वो O2 बनाता है और सल्फर एसिड बनाता है। ऑक्सीजन फॉर्म्स O2 whereas सल्फर फॉर्म्स एसिड। तो इसलिए क्या होगा, सल्फर का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो बहुत ज्यादा होगा और मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने की वजह से वहां पे वॉन्डवाल फोर्सेज स्ट्रांग होते हैं और स्ट्रांग वॉन्डवाल फोर्सेज होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल O2 बनाता है और सल्फर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल एसिड बनाता है। एक और बात आपने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के डेटा में देखा है कि टेल्यूरियम और पोलोनियम में, जरा आप इसको देखो, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, तो यहां पे क्या ऑब्जर्व हो रहा है, टेल्यूरियम का मेल्टिंग पॉइंट पोलोनियम से ज्यादा है।
टेल्यूरियम का बॉइलिंग पॉइंट भी पोलोनियम से ज्यादा, जबकि जनरल ट्रेंड ये होना चाहिए कि पोलोनियम के केस में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट टेल्यूरियम से ज्यादा होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे एबनॉर्मल ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में। तो आप नोट कर लो इस बात को, क्यों ये एबनॉर्मलिटी ऑब्जर्व हो रही है, इसके बारे में नोट करो। लिखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, melting point and boiling point of polonium, melting point and boiling point of polonium are less, melting point and boiling point of polonium are less than that of tellurium, than that of tellurium, because in polonium, because in polonium the valence electron, the valence electron present in s orbital, the valence electron present in s orbital are less available, are less available, are less available for bonding, are less available for bonding, are less available for bonding due to inert pair effect, due to inert pair effect. आगे लिखो as a result, as a result, as a result atomicity of polonium, as a result atomicity of polonium, as a result atomicity of polonium is less, as a result atomicity of polonium is less than that of tellurium, as a result atomicity of polonium is less than that of tellurium, due to which strength of van der Waals forces, due to which strength of van der Waals forces, due to which strength of van der Waals forces decreases, due to which strength of van der Waals forces decreases, which results in decrease in, which results in decrease in, which results in decrease in their melting point and boiling point, which results in decrease in their melting point and boiling point. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन और सल्फर के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस के पीछे भी एटॉमिसिटी वाला फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, और टेल्यूरियम और पोलोनियम के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में जो एबनॉर्मलिटी ऑब्जर्व हो रही है उसके पीछे भी एटॉमिसिटी वाला फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये दो अलग अलग वजह से ऑब्जर्व होते हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के केस में क्या है, ऑक्सीजन के अंदर पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी है जो पी ब्लॉक के फर्स्ट मेंबर में ऑब्जर्व होती है किसी भी ग्रुप में, पी ब्लॉक के फर्स्ट मेंबर में ऑब्जर्व होती है, कोई भी ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट को आप कंसीडर करो तो वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी जो फर्स्ट मेंबर में ऑब्जर्व हो रही है उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी रिड्यूस होती है, वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन सल्फर हो गया और जो नीचे वाले एलिमेंट है वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करना चाहते, तो इस वजह से वो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से उनकी कैटिनेशन टेंडेंसी बढ़ जाती है, सेल्फ लिंकेज टेंडेंसी बढ़ जाती है और वो ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जबकि अगर आप टेल्यूरियम और पोलोनियम को कंसीडर करते हो
तो टेल्यूरियम और पोलोनियम के केस में जो एटॉमिसिटी का डिक्रीज है, वो एटॉमिसिटी का डिक्रीज क्यों ऑब्जर्व हो रहा है? क्योंकि पोलोनियम के केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वो अपने वैलेंस शेल में प्रेजेंट एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कराना चाहता, या एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी पोलोनियम में कम हो जाती है। इस वजह से पोलोनियम जो है, पोलोनियम की वैलेंसी डिक्रीज करती है, वो कम बॉन्ड बनाना चाहता है, उससे उसकी एटॉमिसिटी कम हो जाएगी, और एटॉमिसिटी डिक्रीज करने की वजह से क्या होता है, उस वहां पे वंडरवॉल फोर्सेस वीक हो जाते हैं, और वंडरवॉल फोर्सेस अगर वीक होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बेटा, ये एक्सप्लेनेशन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में जो एबनॉर्मलिटी है उसका एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ आपको? अरे भाई, रिस्पांस सबका चाहिए, खाली दो लोगों को समझ में आया क्या? अगर क्लास में बैठते हो ना, तो क्लास में सामने बैठते हो तो मुंडी घुमाते रहते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको रिस्पांस देने का एक ही तरीका है, अब वो काम भी नहीं करना चाहते हो, मतलब बहुत बुरी बात है ये। नहीं समझ में आया तो मैंने आपको कभी फोर्स थोड़ी किया है कि आपको जो है, अगर नहीं समझ में आया तब भी आपको यस सर लिखना है, नो सर भी लिख सकते हो, लेकिन आपका रिस्पांस होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। नेगेटिव रिस्पांस दोगे, कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एटलीस्ट मतलब जो रिस्पांस मिलना चाहिए आपका। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की एबनॉर्मलिटी जो ऑब्जर्व हो रही है, स्पेशली टेल्यूरियम और पोलोनियम में, उसको मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने लेट से ज्वाइन किया वो आप एक बार लेक्चर को फिर से देख लेना, मैंने प्रॉपरली सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ये जो इंफॉर्मेशन, मैं एक इंफॉर्मेशन अलग से आपको लिखवा रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन भी इसी डिस्कशन का पार्ट है, तो आप इसको नोट करो पहले, तब आपको पता चलेगा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। लिखो, लिखो, ड्यू टू स्मॉल साइज, ये बेसिकली ऑक्सीजन के केस में जो एबनॉर्मलिटी ऑब्जर्व होती है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। लिखो, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, oxygen form, oxygen form p pi, p pi multiple bond, oxygen form p pi, p pi multiple bond with other oxygen atom, with other oxygen atom, or 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 other elements, or other elements of second period, or other elements of second period of p block, other elements of second period of p block. ठीक है, however, however the rest of elements, however the rest of elements, however the rest of elements of this group, however the rest of elements of this group do not form, however rest of the element of this group do not form p pi multiple bond, p pi multiple bond.
due to their large size, due to their large size, and hence they do not exist, and hence they do not exist, and hence they do not exist as diatomic molecule, as a diatomic molecule at room temperature, and hence they do not exist as a diatomic molecule at room temperature. आगे लिखो, instead they prefer to form single bond, and form octaatomic molecule, having crown shaped structure, octaatomic molecule having crown shaped structure. ठीक है, तो ये बेसिकली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहते हैं, जैसे S8 है, Se8 है, Te8 है, ठीक है, तो ये ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहते हैं, और ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में अगर इनका शेप को कंसीडर किया जाए तो ऐसा शेप होता है, ये जितने भी शार्प पॉइंट है वहां पे एटम प्रेजेंट है। ऐसा शेप होता है जिसको हम क्राउन शेप बोलते हैं, ये क्राउन शेप स्ट्रक्चर है। एक और बात इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये जो ऑक्टा एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हो रहा है ये सेल्फ लिंकेज के थ्रू फॉर्म होता है, यानी कि यहाँ पे कैटिनेशन की बात आ रही है। अगर हम कैटिनेशन टेंडेंसी को कंसीडर करें तो इस ग्रुप में सबसे ज्यादा कैटिनेशन टेंडेंसी सल्फर दिखाता है, सबसे ज्यादा कैटिनेशन टेंडेंसी सल्फर दिखाता है। अगर आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे तो ये कैटिनेशन टेंडेंसी नीचे जाने पे कम होती जाती है, बिकॉज एटम का साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो उससे बॉन्ड वीक होता जाता है। ठीक है, सल्फर के अंदर स्पेशल क्या है, सल्फर के अंदर स्पेशल ये है कि एक तो वो सिंगल बॉन्ड वो जो सिंगल बॉन्ड बनाता है वो सिंगल बॉन्ड सफिशिएंटली स्ट्रांग है। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक साइज अगर देखें तो ऑक्सीजन के कंपेयर में तो बड़ा है लेकिन बाकी एलिमेंट्स के कंपेयर में छोटा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का साइज एक्सेप्शनली छोटा है, इस वजह से वो तो मल्टीपल बॉन्ड बनाना चाहता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाना चाहता है तो वो अपनी जो वैलेंसी है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना करके सेटिस्फाई कर लेता है। मतलब ग्रुप वैलेंसी की अगर बात करें तो ग्रुप वैलेंसी यहाँ पे 2 है, तो वो ग्रुप वैलेंसी 2 जो है वो O2 के फॉर्म में ही सेटिस्फाई कर लेता है। लेकिन सल्फर के साथ क्या है, वो डबल बॉन्ड बनाना नहीं चाहता, डबल बॉन्ड नहीं बनाना चाहता तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, हर सल्फर एटम, अगर एक सल्फर को हम कंसीडर करें तो सल्फर के दोनों साइड में सल्फर होंगे, उनके साथ वो सिंगल बॉन्ड बना करके अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये सल्फर एटम एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, और क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ सफिशिएंटली हाई है इसलिए वो कैटिनेशन टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। वैसे तो आपको पता है कि मैक्सिमम कैटिनेशन टेंडेंसी कार्बन में, ठीक है, अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप में सबसे ज्यादा कैटिनेशन टेंडेंसी सल्फर दिखाता है। ठीक है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनमें कैटिनेशन टेंडेंसी
नीचे जाने पे कम होती जाएगी। तो इसी से रिलेटेड जो है कुछ इंफॉर्मेशन आप नोट करो कैटिनेशन टेंडेंसी को लेकर के। लिखो, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर सल्फर सल्फर बॉन्ड, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर सल्फर सल्फर बॉन्ड, because of stronger sulfur sulfur bond as compared to oxygen oxygen bond, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, because of stronger sulfur sulfur bond as compared to oxygen oxygen bond, as compared to oxygen oxygen bond, sulfur has a stronger tendency for catenation. Sulfur has a stronger tendency for catenation. Sulfur has a stronger tendency for catenation than oxygen. Than oxygen. ठीक है, अब इसके पीछे वजह क्या है अगर आप देखो तो क्या इस क्यों जो है यहाँ पे कैटेनेशन टेंडेंसी सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा है? तो आप देख सकते हो अगर हम ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड को कंसीडर करें तो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन की सिचुएशन में इन ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर प्रेजेंट है, ऐसा ही यहाँ पे सल्फर के पास दो दो लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज छोटा है तो एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है वो स्मॉल होती है। ठीक है, वेरी स्मॉल बॉन्ड लेंथ। और इसकी वजह से क्या होता है इन लोन पेयर्स के बीच में रिपल्सन ऑब्जर्व होता है। ठीक है, रिपल्सन लोन पेयर के बीच में ऑब्जर्व होता है, रिपल्सिव इंटरैक्शन is observed between lone pairs, observed between lone pairs। ठीक है, तो ये जो रिपल्सिव इंटरैक्शन लोन पेयर के बीच में ऑब्जर्व होता है वो इस बॉन्ड को वीक बना देता है, तो इससे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जबकि यहां पे क्या है, यहाँ पे सल्फर का एटॉमिक साइज बड़ा है, एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ जो है सफिशिएंटली लार्ज है, बॉन्ड लेंथ इज सफिशिएंटली लार्ज। बॉन्ड लेंथ इज सफिशिएंटली लार्ज, और बॉन्ड लेंथ जो है सफिशिएंटली लार्ज बॉन्ड लेंथ होने की वजह से क्या होता है लोन पेयर रिपल्सन जो है वो लेस सिग्निफिकेंट होता है, लोन पेयर रिपल्सन लेस सिग्निफिकेंट है। तो ये लोन पेयर रिपल्सन जो बॉन्ड को वीक बना रहा है वो यहाँ पे मिनिमाइज हो गया, और बॉन्ड लेंथ इतनी ज्यादा भी नहीं है कि बॉन्ड वीक हो। देखो अगर बॉन्ड लेंथ और ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, उससे बॉन्ड स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ एक तरीके से ऑप्टिमाइज है, बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं, इतना कम भी नहीं है कि ये लोन पेयर रिपल्सन जो है वहां पे सिग्निफिकेंट हो, और इतना ज्यादा भी नहीं है कि बॉन्ड वीक हो जाए। तो इस वजह से सल्फर के अंदर मैक्सिमम कैटिनेशन टेंडेंसी ऑब्जर्व होती है। ठीक है, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा कैटिनेशन टेंडेंसी सल्फर दिखाता है। ठीक है, तो ये आप जरूर नोट कर लेना। अब देखो इस कैटिनेशन टेंडेंसी का रिजल्ट क्या होता है, इस कैटिनेशन टेंडेंसी का रिजल्ट ये है कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन दो टाइप के ऑक्साइड बनाता है, मतलब दो टाइप के हाइड्राइड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, एक तो H2O बनाता है और एक H2O2 बनाता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये सिर्फ ये दो टाइप के हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। अगर सल्फर को कंसीडर करें तो सल्फर देखो सल्फर बनाता है H2S, ठीक है, सल्फर बनाता है H2S2,
सल्फर बनाता है H2S3, सल्फर बनाता है H2S4। इन इन हाइड्राइड्स का एग्जिस्टेंस जो है वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, ठीक है। इसके आगे के भी सल्फाइड पॉलीसल्फाइड्स ऑब्जर्व होते हैं, लेकिन वो पॉलीसल्फाइड्स उतने स्टेबल नहीं होते। यानी कि एक तरीके से आप यहां पे बोल सकते हो कि H2SN, आप इसको ऐसे लिख सकते हो HSNH। यहाँ पे N वैल्यू अगर हम कंसीडर करें 1 to 4, N वैल्यू 1 to 4 जाती। ये पॉलीसल्फाइड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ये पॉलीसल्फाइड्स आगे ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी ऑब्जर्व होते हैं। जैसे हमने इसको कंसीडर किया, इसको इन जनरल आप ऐसे लिख सकते हो H2SX, ठीक है। अब इसको अगर हमने अमोनिया से रिएक्ट कराया, ठीक है, तो ये अमोनिया से रिएक्ट करके बना लेता है अमोनियम पॉलीसल्फाइड NH4 ट्वाइस SX। और ये जो NH4 ट्वाइस SX है ना, इसको सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर मान लो हमारे पास पॉलीनाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास डाइनाइट्रोबेंजीन है, और हम इस डाइनाइट्रोबेंजीन का सेलेक्टिव रिडक्शन कराना चाहते हैं। सेलेक्टिव रिडक्शन का मतलब 2 NO2 है, एक को रिड्यूस करना चाहते हैं, एक को वहीं पे मेंटेन रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये पॉलीसल्फाइड यूज होता है। इसको हम NH4 ट्वाइस SX के साथ ट्रीट करते हैं, NH4 ट्वाइस SX के साथ ट्रीट करते हैं। साथ में इथेनॉल जो है वो एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, इथेनॉल यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। तो जब हम इसको अमोनियम पॉलीसल्फाइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो इनमें से एक NO2 ग्रुप रिड्यूस हो जाता है और दूसरा जो है वो मेंटेन रहता है। एक ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा और दूसरा मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन। तो सेलेक्टिव रिडक्शन के लिए अमोनियम पॉलीसल्फाइड को यूज किया जाता है। बेसिकली ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड्स है ना, ये हाइड्रोजन सल्फाइड्स अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो इनका रिड्यूसिंग एक्शन जो है यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है। इसी तरीके से आप ये भी देखोगे कि सल्फर जो है, सल्फर के अंदर ये पॉलीथायोनिक एसिड फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है। पॉलीथायोनिक एसिड फॉर्मेशन टेंडेंसी में आप देखोगे कि सल्फर जो है कुछ ऐसे एसिड्स बनाता है। ये टेंडेंसी जो सल्फर के अंदर होती है ना, वो भी इसी कैटिनेशन का रिजल्ट है। अब इसमें एक एसिड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे, टेट्राथायोनिक एसिड। टेट्राथायोनिक एसिड को अगर कंसीडर करें तो यहाँ पे ये जो ये N वैल्यू है वो 2 है। टेट्राथायोनिक एसिड के केस में N2 है, तो यहाँ पे 2 सल्फर होंगे, और इस तरीके से ये सल्फर सल्फर लिंकेज को आप आगे बढ़ा भी सकते हो। तो टेट्राथायोनिक एसिड, पेंटाथायोनिक एसिड, हेक्साथायोनिक एसिड, ठीक है, इस तरीके से कई सारे एसिड्स का एग्जिस्टेंस एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। अब आप देखो, अगला डिस्कशन केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी को डिस्कस किया जा रहा है। तो देखो, बोले द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। द स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसलिए क्योंकि अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज करेगी तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्वायर करने की टेंडेंसी भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। ऑक्सीजन और सल्फर आपने देखा है कि नॉन मेटल है, और सेलेनियम और टेल्यूरियम मेटलॉयड है, और पोलोनियम मेटल है। अगर मेटल है तो मेटल -2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों एक्वायर करना चाहेगा?
मेटल तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करना चाहता है। तो द स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसके पीछे आप बोल सकते हो कि ये डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिस्पॉन्सिबल है, ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आगे देखो, बोला पोलोनियम हार्डली शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई, it shows only negative oxidation state as -2, except in the case of OF2 where its oxidation state is +2। तो ऑक्सीजन के केस में -2 की बात की गई है, -2 के साथ ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है परऑक्साइड में। ठीक है, -2 ऑक्साइड में, -1 परऑक्साइड में, और उसके अलावा ऑक्सीजन फ्लोराइड्स में वो +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो बोले इन केस ऑफ OF2 वेयर इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप एग्जिबिट +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इस ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, बट +4 एंड +6 आर मोर कॉमन। उसमें भी +4 और +6 जो है वो ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम यूजुअली शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन एंड +6 विद फ्लोरीन। ठीक है, बोल रहे सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम ज्यादातर ऑक्सीजन के साथ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं और फ्लोरीन के साथ +6। The stability of +6 oxidation state decreases down the group and stability of +4 oxidation state increases due to inert pair effect। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीजेस है और यहाँ पे स्टेबिलिटी डिक्रीजेस है। The stability of +6 oxidation state decreases down the group and the stability of +4 oxidation state increases. Bonding in +4 and +6 oxidation states is primarily covalent. +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में ये जो कंपाउंड बनाते हैं वहां पे बॉन्डिंग कैसी होती है, मेनली कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक और बात आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। इस बात को आप नोट कर लो, लिखो these elements in +6 oxidation state, these elements in +6 oxidation state show only oxidizing properties। These elements in +6 oxidation state show only oxidizing properties। और ये बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसके बाद ये फर्दर ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकते। इनका फर्दर ऑक्सीडेशन +6 के फॉर्म में पॉसिबल नहीं है, वहां से ये सिर्फ रिड्यूस ही हो सकते हैं। तो अगर ये रिड्यूस हो सकते हैं तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, जबकि अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये प्रेजेंट है तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडाइज होकर के ये +6 में जा सकते हैं।
इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, और यहां से ये रिड्यूस होकर के +2 या -2 में जा सकते हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज दोनों दिखा सकते हैं। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में ये सिर्फ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ही सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ही दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई बेटा। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज दोनों दिखा सकते हैं, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ही दिखा सकते हैं। अब जरा आप आगे देखो, एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें बोल रहा है कि द एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन लाइक अदर मेंबर्स ऑफ पी ब्लॉक प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड is due to its small size and high electronegativity. The anomalous behavior of oxygen like other members of P block, इससे पहले वाले जो P block के ग्रुप हैं उनकी बात कर रहे हैं, present in second period is due to its small size and high electronegativity. One typical example of effects of small size and high electronegativity is the presence of strong hydrogen bonding in H2O, which is not found in H2S. H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, H2S हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। और इसके पीछे क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और ऑक्सीजन का साइज छोटा है। सल्फर का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। The absence of d orbital in oxygen limits its covalency to 4. ठीक है, ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। एंड इन प्रैक्टिस रेयरली एक्सीड्स 2। और उसमें भी बोल रहा है कि प्रैक्टिकली ये कोवेलेंसी 2 ही दिखाता है। ठीक है, अब ये जरूर है कि अगर ऑक्सोकेटायन के फॉर्म में कंसीडर करते हैं, जैसे हाइड्रोनियम आयन है, तो वहां पे ये कोवेलेंसी 3 दिखाता है। उसके बाद फर्दर जो है वो जो लोन पेयर, जैसे आप इसको देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो H2O के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे इसकी कोवेलेंसी क्या है, 2। ठीक, अब अगर ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया, तो हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया तो इसकी कोवेलेंसी क्या हो गई, 3। लेकिन अब इसके बाद अगर इसको कोवेलेंसी 4 दिखानी है, तो कोवेलेंसी 4 की सिचुएशन में क्या होगा, अब देखो, कोवेलेंसी 4 की सिचुएशन में इसको डबल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करना होगा। ये डबल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करना होगा, तब ये कोवेलेंसी 4 दिखाएगा। और ये डबल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बहुत ही अनस्टेबल होगा, इसका मतलब कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर न्यूट्रल फॉर्म में कंसीडर करें, अनचार्ज फॉर्म में कंसीडर करें तो इसकी कोवेलेंसी 2 होती है, और चार्ज फॉर्म में अगर कंसीडर करें तो इसकी कोवेलेंसी 3 होती है। तो बोले द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन लिमिट्स इट्स कोवेलेंसी टू 4 एंड इन प्रैक्टिस रेयरली एक्सीड्स 2. On the other hand, in case of other elements of the group, the valence shell can be expanded and covalence exceeds 4. इनका जो कोवेलेंस है वो कोवेलेंस जो है वो 6 तक जा सकता है। ठीक है, इनका जो कोवेलेंस है वो एक्सीड करके 6 तक जा सकता है, जैसे SF6 है। इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कंसीडर कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी में, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, तो बोले ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप H2E.
H2E टाइप के हाइड्राइड्स ये बनाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब कुछ हो सकता है। Some properties of hydrides are given in table 7.7, अगले पेज पे है। Their acidic character increases from H2O to H2TE. Their acidic character increases from H2O to H2TE क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो हाइड्रोजन जिस एटम से अटैच है वो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है तो वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा। बॉन्ड अगर आसानी से ब्रेक होगा तो मतलब ये आसानी से H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है, तो इससे इसका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा और इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बढ़ेगा क्योंकि ये इजिली हाइड्रोजन देगा, तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बोल रहा है कि the increase in acidic character can be explained in terms of decrease in bond dissociation enthalpy down the group. Owing to the decrease in bond dissociation enthalpy down the group, the thermal stability of hydrides also decreases from H2O to H2PO. All the hydrides except water possess reducing property. Water को छोड़ करके इनमें से जितने भी हाइड्राइड हैं सब reducing property दिखाते हैं। And their character increases from H2S to H2TE. और इनका जो reducing character है वो लगातार increase करेगा। ठीक है, तो एक बार जरा इस टेबल को देखो। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट H2O का है और उसके पीछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल है। ये एक्सेप्शनल ट्रेंड है, अदरवाइज जनरल ट्रेंड की बात करें तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करना चाहिए क्योंकि वॉन डेर वाल्स फोर्सेज की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन वाटर का मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वही बात आप बॉइलिंग पॉइंट में भी देख रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट में भी वाटर सबसे ऊपर आ रहा है, तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों इस ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स हैं उनसे ज्यादा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो नेचुरल सी बात है, बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज करेगी क्योंकि जो ग्रुप 16 एलिमेंट का साइज है वो इंक्रीज कर रहा है। बॉन्ड एंगल आपने देखा है कि भाई सेंट्रल एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करने पे बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करेगा, तो वो बॉन्ड एंगल का ट्रेंड यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है। बाकी H2O और H2S में बॉन्ड एंगल में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, उसके बाद बॉन्ड एंगल में डिफरेंस कम है, तो इसके पीछे मैंने आपको बताया था पिछले ग्रुप के डिस्कशन में ड्रैगोस जनरलाइजेशन। ठीक है, तो इसके पीछे ड्रैगोस जनरलाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो तो अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करेगा बॉन्डिंग में, लेकिन सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम वो अपने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करेंगे इन बॉन्डिंग। ठीक है, ड्यू टू ड्रैगोस जनरलाइजेशन यहाँ पे बॉन्ड एंगल में डिफरेंस H2 और H2S में आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है और आगे बॉन्ड एंगल में डिफरेंस जो है वो कम दिख रहा है। तो आगे जो बॉन्ड एंगल का चेंज है वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से एग्जैक्टली ऑब्जर्व हो रहा है, लेकिन ये फर्स्ट टू मेंबर में जो बॉन्ड एंगल का चेंज है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये बॉन्ड एंगल में जो वेरिएशन है उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है बेटा? लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ड्रैगोस जनरलाइजेशन को कंसीडर नहीं करना है, इसके पीछे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर को ही रिस्पॉन्सिबल आपको दिखाना है। आप देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन में आप देख रहे हो कि H2O और H2S का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक है, जिसमें H2O का फॉर्मेशन हाईली एक्सोथर्मिक है।
H2S का स्लाइटली एक्सोथर्मिक है, और H2Se और H2TE का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो एंडोथर्मिक। तो वजह क्या होगी, अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे इनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, हाइड्रोजन है और ये एलिमेंट्स हैं, ये कंबाइन करके हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना है आपको, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, तो ओवरलैपिंग वहां पे बहुत ज्यादा रही होगी, तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो इससे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है। और दूसरी तरफ जो है अगर आप देखो तो ये ओ डबल बॉन्ड ओ को, अगर ऑक्सीजन के केस में आपने ओ डबल बॉन्ड ओ को ब्रेक किया है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट साइड में देखो तो प्रोडक्ट साइड में आपने ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड को फॉर्म किया है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड को फॉर्म किया है, ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो इस वजह से क्या है कि अगर वाटर का फॉर्मेशन होता है तो वाटर के फॉर्मेशन में कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड की ब्रेकिंग और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में क्या है, जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो स्लाइटली उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है इन कंपेयर टू जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसलिए रिएक्शन लेस एक्सोथर्मिक है। और बाकी जो हाइड्राइड्स हैं वहां पे उल्टा हो रहा है, वहां पे क्या है, प्रोडक्ट साइड का बॉन्ड वीक है, रिएक्टेंट साइड का बॉन्ड स्ट्रांग है, इसलिए उनका फॉर्मेशन एंडोथर्मिक। वैसे एक और फैक्टर इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होगा कि ऑक्सीजन तो आपको गैसियस फॉर्म में मिलेगा, लेकिन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम ये सब आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे तो वहां पे एक और फैक्टर काम कर रहा होगा, वो है सब्लिमेशन फैक्टर। पहले आप उनको सब्लिमाइज करके गैसियस फॉर्म में ले जाओगे, गैसियस फॉर्म में ले जाकर के फिर आप वहां पे बॉन्ड को ब्रेक करोगे, तो वो फैक्टर भी वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर आप देखो हीट ऑफ डिसोसिएशन यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ EH बॉन्ड, तो OH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बता रहे हैं 463 किलो जूल पर मोल है, SH बॉन्ड की 347 किलो जूल पर मोल है, SEH बॉन्ड की 276 किलो जूल पर मोल है, और TEH बॉन्ड की 238 किलो जूल पर मोल है। यानी कि OH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं करना चाहता, इसीलिए ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं दिखाता। बाकी जो एलिमेंट्स हैं, बाकी जो एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स हैं वहां पे हाइड्रोजन रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, और लगातार वो टेंडेंसी बढ़ रही है, इसलिए उनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी और उनका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी और एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ये कैसे पता चला, डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू से आपको पता चलेगा। आप अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट देखो, वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट 1.8 इंटू 10⁻16 है, H2S का 1.3 इंटू 10⁻7, H2Se का 1.3 इंटू 10⁻4, H2TE का 2.3 इंटू 10⁻³ अब अगर आप देखो यहाँ पे तो एसिटिक एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ये एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो H2Se और H2TE है, H2Se and H2TE are more acidic than that of acetic acid. एसिटिक एसिड से H2Se और H2TE ज्यादा एसिडिक है, लेकिन H2S की अगर बात करें तो H2S जो है वो कम एसिडिक। अब ये डेटा के बेसिस पे इस तरीके का कंपैरिजन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एसिटिक एसिड का Ka वैल्यू
ये सबको याद रहता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन भी आपसे एक्सपेक्टेड है कि ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में ये हाइड्राइड्स हो और इनके साथ एसिटिक एसिड को इन्वॉल्व करके फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब आप ये हाइड्राइड्स का जो पूरा ऑर्डर है उसको समराइज कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है? सबसे कम H2S, फिर H2Ac, फिर H2TE, ठीक है, और फिर H2O। ये है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर को देखें तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यही है, सबसे कम H2S, फिर H2Ac, यहीं पे लिख देते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का ऑर्डर है। फिर उसके बाद अगर बॉन्ड एंगल को कंसीडर करें, बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में आप देख रहे हो कि H2O में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, फिर H2S, फिर H2Ac, फिर H2T, H2O, देन H2S, देन H2Ac, देन H2T, ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है। फिर उसके बाद अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर को देखें, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर H2O, H2S, H2Ac, H2T, ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर कंसीडर करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? H2O, H2S, अब ये मैं यहाँ पे एसिटिक एसिड को भी इन्वॉल्व कर दे रहा हूं, देन H2Ac, देन H2TE, ये इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। और अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? H2O सबसे कम, देन H2S, देन H2Ac, देन H2TE। और अगर बेसिक कैरेक्टर की बात करें, बेसिक कैरेक्टर, तो ये ल्यूइस बेस की तरह बिहेव करेंगे और बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये होगा, ये बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा। डायपोल मूवमेंट का भी अगर आप ऑर्डर देखोगे तो डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर भी यही है, H2O का सबसे ज्यादा, H2TE का सबसे कम। अब आप देखो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन,
तो बोले ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप EO2 एंड EO3। ये दो टाइप के ऑक्साइड बना रहे हैं, EO2 एंड EO3। EO2 एंड EO3। अब इसमें अगर EO2 की बात करें, EO2, तो यहां पे E ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम सब हो सकते हैं EO2। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। अब आप बोलोगे ऑक्सीजन कैसे? ऑक्सीजन ऐसे OO2 यानी कि O3, ठीक है, OO2 हो गया, O3, SO2, SeO2, TeO2, PoO2, ये हो गया। EO3 की अगर बात करें, इसमें E क्या हो सकता है? सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये हो सकते हैं। तो यहां पे आप देखो, बोल रहे ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर गैसेस। अब ओजोन को OO2 मान करके ये एनालिसिस कर रहे हैं, तो O3 और SO2 जो है ये क्या है? गैसेस है। तो ओजोन एंड sulfur dioxide are gases while selenium dioxide is solid, SeO2 is solid. Reducing property of dioxide decreases from SO2 to TeO2. Reducing property decrease कर रही है। अब reducing property decrease क्यों कर रही है? अब जरा देखो, reducing property का मतलब as a reducing agent मतलब ऑक्सीडेशन। तो अब आप देखो, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ट्रेंड क्या है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ट्रेंड क्या है? टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीजेस, ठीक है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में स्टेबिलिटी का ट्रेंड क्या है? टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीजेस। इसका मतलब अब देखो, यहां पे बोल रहा है कि जो SO2 है, ये स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TeO2। तो आप देखो, यहां पे इधर नीचे आओगे तो +4 ज्यादा स्टेबल है। अगर +4 ज्यादा स्टेबल है तो ये +6 में क्यों कन्वर्ट होना चाहेगा? भाई रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी। तो जब ये ऑक्सीडाइज होंगे तो +6 में जाएंगे, और आप देख रहे हो कि +4 की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। अगर +4 की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो जो मोर स्टेबल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका है, वो तो +6 में कन्वर्ट ही नहीं होना चाहिए। और अगर +6 में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम हो गई तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी डिक्रीज कर दी। तो इनमें सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? SO2। और सबसे खराब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? PoO2। ये बात समझ में आ रही है बेटा? इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है ऊपर से नीचे जाने पे। क्यों डिक्रीज कर रहा है? आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करने की वजह से इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज करता है। तो आप इसको अलग से नोट कर लो, स्टेटमेंट अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे लिख लो, because since on moving from top to bottom, since on moving from top to bottom in the group, since on moving from top to bottom in the group, since on moving from top to bottom in the group, stability of +4 oxidation state increases, stability of +4 oxidation state increases, and therefore
and therefore their further oxidation tendency decreases, and therefore their further oxidation tendency decreases, and therefore their further oxidation tendency decreases. Due to this fact, due to this fact, due to this fact, following order of, due to this fact, following order of reducing character is observed. Due to this fact, following order of reducing character is observed. ये ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑब्जर्व होगा। SO2 सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और POO2 सबसे खराब रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या आप बोल सकते हो कि POO2 रिड्यूसिंग कैरेक्टर दिखाएगा ही नहीं। तो reducing property of dioxide decreases from SO2 to TeO2. SO2 is reducing while TeO2 is an oxidizing agent. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि TeO2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, जबकि SO2 जो है वो इन जनरल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। वैसे SO2 भी समटाइम्स ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखाता है। मैंने अभी बताया भी था आपको कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैरेक्टर दोनों दिखा सकते हैं, +6 के फॉर्म में ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ही दिखा सकते हैं। तो बोल रहे कि SO2 is reducing while TeO2 is an oxidizing agent. Besides EO2 type, sulfur, selenium and tellurium also form EO3 type oxides. SO3, SeO3, TeO3, both type of oxides are acidic in nature. तो ये चाहे EO2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करे या EO3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करे, इनका बिहेवियर कैसा होगा? एसिडिक होगा। लेकिन अगर इनका एसिडिक कैरेक्टर को आपस में कंपेयर करना हो EO2 और EO3 को, तो EO3 is more acidic than that of EO2. EO3 is more acidic than that of EO2. ये है ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ रही है तो फजांस रूल के अकॉर्डिंग कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो EO3 is more acidic than that of EO2. अच्छा, एक चीज यहाँ पे और इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपने देखा फिजिकल स्टेट में कि O3 and SO2 are gases while SeO2 is solid. तो SeO2 सॉलिड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, ये इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे समझा जा सकता है। ठीक है, SeO2 पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर जब ये पॉलीमराइज होता है तो ये साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन भी करता है और एसाइक्लिक चेन का भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इन ऑक्साइड्स का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अब नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी। ठीक है, अगली 3 क्लासेस मैंने बोला है कि ये तीनों क्लासेस में मैं ऑक्सीजन मतलब एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का डिस्कशन करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, और एक बात और बता दूं आपको, नेक्स्ट वीक पी ब्लॉक का टेस्ट होगा। अगला जो टेस्ट होगा आपका वो पी ब्लॉक का होगा और उसमें ग्रुप 15 पूरा पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट पी ब्लॉक का होगा और उसमें ग्रुप 15 कंप्लीटली पूछा जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दो। और एक चीज, एक अनाउंसमेंट और करना है बेटा, क्योंकि अब सिलेबस एंड में आ गया है और मुझे लगता है कि आपको जो है वो डाउट सेशन की रेगुलर जरूरत है।
तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि जो करनाल के स्टूडेंट्स हैं, करनाल मैं वैसे तो कुरुक्षेत्र सेंटर पे हमेशा रहता हूँ, लेकिन एक भी बच्चा प्लस टू का जो है, जो प्लस टू का अपना स्टूडेंट है, कुछ ड्रॉपर स्टूडेंट तो आते हैं, लेकिन प्लस टू का कोई भी स्टूडेंट कभी भी सेंटर पे आकर के डाउट पूछने के लिए नहीं आना चाहता। ठीक है, बट मुझे पक्का पता है कि आपको जरूरत है, लेकिन आप जो है पता नहीं क्यों जो है मतलब जो है इस बेनिफिट को आप नहीं उठा रहे हो। तो जो करनाल के स्टूडेंट्स हैं उनके बराबर डिमांड भी है, तो मैं वीक में 2 दिन प्लान कर रहा हूं करनाल आने के लिए और डाउट्स लेने के लिए। और वो 2 दिन होंगे ट्यूसडे एंड थर्सडे। ट्यूसडे और थर्सडे मैं 2 दिन आऊंगा करनाल, और उसी में मैं आपके आपके डाउट्स को प्लान करूंगा। ठीक है, आप इन 2 दिन में आकर के अपना डाउट्स जो है पूछ सकते हो ऑफलाइन। ठीक है, और कुरुक्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी सारे दिन मैं यहाँ पे कुरुक्षेत्र सेंटर पे अवेलेबल रहता हूँ। अगर आपको डाउट्स की जरूरत है तो आप जो है डाउट सेशन के लिए आप सेंटर पे आ सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन जो है वो डाउट्स इफेक्टिवली नहीं लिए जा सकते, इस वजह से जो है ये अरेंजमेंट मैं कर रहा हूँ। करनाल सेंटर पे मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको टाइम जो है ग्रुप में कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप में मैं टाइम कंफर्म कर दूंगा। अच्छा, एक चीज और, ये जो है ना, ये अभी फिजिकली जो है आ पाना अभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो गवर्नमेंट ऑर्डर है उसके हिसाब से 30 नवंबर तक सेंटर को हम ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, 30 नवंबर तक हम फिजिकली क्लासेस नहीं ले सकते। तो इस वजह से अभी 30 नवंबर तक तो ये शेड्यूल पे नहीं होगा। मतलब आप समझ लो दिसंबर फर्स्ट वीक से ये शुरू हो जाएगा। इस बीच में अगर मुझे किसी दिन आना होगा तो मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा कि कौन से दिन मैं आ रहा हूँ। तो दिसंबर फर्स्ट वीक से ये शेड्यूल जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा बेटा। मैं टाइमिंग भी बता दूंगा कि कितने बजे मैं आऊंगा और कब तक रहूंगा। ओके बेटा। नहीं नहीं, अगले अगले फ्राइडे को होगा। अगले फ्राइडे को।